हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। तो चलिए हम लोग अपने आज के सेशन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के सामने 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन किसके बारे में, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी। देखो अगर बात 2015 की करें तो ये 2014 में स्टार्ट हुई थी, उस टाइम तो नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग 2026 में हैं। ठीक है, ठीक है, तो 2026 के लिए ये उतनी रेलिवेंट नहीं है, पर आप लोगों ने इसको कंटिन्यू तब से करंट अफेयर में पढ़ा होगा। ठीक है, कब क्या बदलाव हुए, कैसे क्या हुआ। ठीक है, और 2014 से लेकर 2024 में इसके 10 साल भी हुए थे। ठीक है, तो इस तरह ये लगभग करंट अफेयर में रहती है, तो अब तो इसके बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और सबको पता भी होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, गलत सही कुछ भी देना, पर देना जरूर, बाद में मिला लेना जब मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान कराना। ऑप्शन बी, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना। या फिर ऑप्शन सी, देश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करना। या फिर डी, उपांतिक जिसको मार्जिनलाइज्ड समुदाय को वित्तीय सहायता देना, ये बोला जाता है इस स्कीम के तहत। तो जल्दी से बोलो कि कौन सा आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, हम्म, तो इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा जनधन के बारे में पढ़ भी लेते हैं। देखो ये लॉन्च कब हुई थी, 2014 में। मंत्रालय, अब इसका प्रेजेंट टाइम में याद रखना। देखो देखो मान लो ये 2014 में आई थी, अब नहीं आएगी, लेकिन अगर आ गई तो कैसे क्वेश्चन देंगे। ठीक है, पुरानी स्कीम के लिए यूपीएससी के पास एक बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन देने का। एक तरफ पुरानी स्कीम स्कीम का नाम होगा और दूसरी तरफ सिर्फ मिनिस्ट्री। ठीक है, और इसी तरह 3-4 होंगी। ठीक, 3-4 स्कीम, उसी तरह 3-4 मंत्रालय। तो पुरानी स्कीम जो हो जाती है उनके लिए, उनको वो सोचते हैं कि याद है बच्चों को, कोई नहीं याद है कि इतनी पुरानी बनाई थी, बना के भूल गए। ठीक है, तो उसको याद करवाने के लिए उन लोगों के पास सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका है कि 5-6 स्कीम और उधर सामने मंत्रालय। ठीक है, तो अब सोचो इन सब के बारे में। ठीक, तो ये आप लोग मंत्रालय याद रखना है इसका। वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग। ठीक, यानी कि मंत्रालय अगर की बात करें तो वित्त मंत्रालय, और किसके उसके उसके अंदर विभाग की अगर बात करें तो वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब इतनी बात आप लोगों को पता चल गई है। मंत्रालय वित्तीय मंत्रालय और विभाग जो है वो वित्तीय सेवा का विभाग। ठीक है, ये जीरो बैलेंस पर अकाउंट के तहत खोला जाता था। ठीक है, इसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, क्योंकि जब ये नई नई निकली थी तो एक वीक के अंदर, मतलब एक सप्ताह के अंदर भारत सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव जो शुरू किया गया था, उसमें 84 लाख से ज़्यादा भारत में अकाउंट ओपन करे गए थे बैंक के। ठीक है, ग्रामीण शहरी सब मिला के, तो इसीलिए इसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दायर कर लिया गया था, और इसको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर अप्रिसिएशन भी मिला है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए ये थी। ठीक, आई होप अब आप लोगों को इसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पर आते हैं। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। ऑप्शन 1 क्या है कि इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा का 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। ऑप्शन बी है कि इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े, ठीक है, अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। उपयुक्त कूट का प्रयोग करके उत्तर सही दीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना और ना ही दो। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग देने की जरूर कोशिश करो, गलत सही कुछ भी। आप लोग अगर गलत आंसर भी देते हो तब भी आप लोगों का दिमाग इतना ही एक्टिव होता है जितना सही देते हो। ठीक है, तो उसको अगर आप लोग गलत दोगे और जब मैं सही बताऊंगी तो अपने एक्टिव दिमाग के अंतर्गत वो चीज़ें तुरंत चली जाएंगी। ठीक है, और ये बात मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं मना नहीं कर सकती कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चन के थीम भी रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होने की बात है 100 में से 1-2, और क्वेश्चन की थीम की रिपीट होने की बात कितनी है, 100 के लगभग, मतलब 80-90। ठीक है, तो इतना बात याद रखो। चलो अब बताओ आंसर। हम्म, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक, केवल एक। देख लो
अब देखो 14वें वित्त आयोग के बारे में तो उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब 14वें वित्त आयोग के बारे में तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब हाल ही में रिसेंटली में क्या 16वां वित्त आयोग था, तो उसके बारे में अगर थीम रिपीट हुआ तो ये क्वेश्चन बनने की चांसेस है 16वें वित्त आयोग के बारे में। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। ठीक है, सिफारिशें इसकी क्या की गई थी कि 2026 से 2031 तक ये रहेगा। ठीक, और इसकी सिफारिश तभी की गई थी। मुख्य इसमें क्या है कि इसमें जो कर का हस्तांतरण है वो 41% है, इसमें जैसे कि 42% था, तो इसमें 41% है 16वें वित्त आयोग में। ठीक है, और इसका क्षैतिज वितरण राज्य का नया भार इसमें ऐड ऑन किया गया है, तो इतना बात याद रख सकते हो बस। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा फोर्टेलेजा उद्घोषणा, यानी कि फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किसके मामले में संबंधित है? किसके मामले से? तो आसियान, ब्रिक्स, OECD या फिर WTO। तो इसका आंसर जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हो। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी पढ़ाया है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग सही और गलत चीज़ें भी बताई है, और जो मतलब मुझे सही लगा किसकी एनालिसिस होकर आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं लेकर भी आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली और मैं बेस्ट दूंगी अपना। ठीक है, लेकिन आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आते हो तो मेरे चैनल पर लाइक एंड शेयर कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे आप मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का एक बड़ा सा हिस्सा हमेशा के लिए बन सको। ठीक है, तो ये इतना आप लोग अपना सहयोग दे सकते हो और इतना कर सकते हो। देखो अगर इस आंसर की बात करें तो ब्रिक्स की बात है। ठीक है, ब्रिक्स ही सही है, क्योंकि छठा ब्रिक्स सम्मेलन 2014, ठीक, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन इसी के टाइम पर हुई थी 2014 में। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। अब सोच लो कि आप लोग अगर 2026 देने जा रहे हो तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ठीक, ऐसी कौन सी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में 2 मिनट के अंतर्गत आ जानी चाहिए और उन्हीं को फिर से रिवीजन आप लोगों को करना है। ठीक है, तो बस यही थीम रिपीट होना हो गया और यही आप लोगों की पढ़ाई हो गई। चलो, और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी इसी छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो 2025 का क्वेश्चन बना है। ठीक, और ये भी 2025 में क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ब्रिक्स को लेकर। ठीक है, और इन सारे जितने भी संगठन है उन सब पर एक ना एक बार क्वेश्चन आ चुका है। बी प्रिपेयर, फिर से रहो, क्योंकि क्वेश्चन के थीम रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन का टाइप बदल सकता है। ठीक, क्वेश्चन का टाइप बदल जाएगा, पूछने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन थीम फिर से रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे थीम फिर से 1 साल के करंट अफेयर की न्यूज़ में 2-3 बार दोहराए जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात WTO की करें, ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, कब? मराकेश समझौता के तहत। अब याद रख लेना भैया, मराकेश समझौता। ठीक है, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन यही इसी जगह लिख के आ जाए तो उसको टिक मत कराना। ठीक है, क्योंकि UPSC अगर स्टेटमेंट देगा तो यहाँ तक तो सही दिया, उसके बाद पता चला मराकेश समझौता के जगह पे क्या कर दिया उसने, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन लिख दिया। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसमें 164 देश हैं और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को निर्धारित करना और देशों के बीच व्यापार और विवाद को सुलझाना। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को WTO। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग आसियान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आसियान क्या है? भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में 10 मेंबर जो है उन्हीं के संगठन को आसियान बोला गया है। तो उसमें 10 मेंबर कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, और एक बात नोट करने योग्य है कि तिमोर लेस्टे जो है वो वॉज एडमिटेड इन प्रिंसिपल एज द 11th, बात याद रखना। ठीक है, आसियान में मेंबर अगर पूछा जाए तो 10 ही मेंबर हैं। तिमोर लेस्टे जो है वो 11th मेंबर है, 2022 में इसने ज्वाइन किया है एंड करंटली होल्ड्स द ऑब्जर्वर कंट्री। ठीक, ना कि परमानेंट मेंबर। ठीक है, ये 2011 में जिसने आसियान को ज्वाइन किया है, मतलब 2011 नहीं सॉरी, 11th मेंबर के तौर पर जिसने आसियान को ज्वाइन किया है वो क्या है? ऑब्जर्वर कंट्री है आसियान का, तिमोर लेस्टे। ठीक है, तो अब ये बात आप लोगों को याद हो गई, स्टेटस वाइल वर्किंग टुवर्ड्स फुल मेंबरशिप। ठीक है, अब चलिए हम लोग
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब इसका, निम्नलिखित देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। मतलब किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। ऑप्शन ए आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, ऑप्शन बी, ठीक है, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक यानी कि इक्विटेबल वितरण, ठीक है। तो इसका आंसर बस यही 2 स्टेटमेंट है, ऑप्शन यहीं पर इधर ही मैं लिखे दे रही हूँ। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी या कोई भी नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ठीक है। मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन इधर में लाई हूँ। किसी देश की जीडीपी का अनुपात यानी कि टैक्स रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो उसकी कमी निम्नलिखित बातों पर सूचित करती है। क्या? कि आर्थिक वृद्धि की दर धीमी है, ठीक। तो ये ऑप्शन 1 सही हो जाता है। और जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है तो लोगों की आय और कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, जिससे क्या होता है कि सरकार का कर संग्रह यानी कि टैक्स कलेक्शन में गिरावट आती है और राष्ट्रीय आय का कम सामयिक यानी कि इक्विटेबल वितरण होता है, या सीधे तौर पर जीडीपी अनुपात से संबंधित नहीं है, ठीक है। आय का वितरण मुख्य रूप से राजकोषीय नीतियों पर डिपेंड करता है, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर निर्भर करता है, ना कि कर जीडीपी के अनुपात पर गिरावट में, जो कि स्टेटमेंट 2 दे रखा था, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, इसके क्या कारण है, ठीक है। इसका कारण क्या है? समुद्री पृष्ठों में निम्न ताप अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन में विरले ही होता है, या फिर सी कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, या ऑप्शन डी उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। जल्दी से सोच के इसका आंसर दो, ठीक है। तो इसका आंसर आई होप आप सभी लोगों ने लिख दिया है बहुत ईमानदारी के साथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। जिसने भी दिया है वो बधाई के पात्र है, ठीक है। ऑप्शन बी देख लो एक बार। ऑप्शन बी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन ITCZ, सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा विरले ही होता है। ये व्याख्या सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ना बनने का मुख्य कारण क्या है कि ITCZ की अनुपस्थिति वहाँ होती है। चक्रवात बनने के लिए निम्न वायुदाब के क्षेत्र और हवाओं का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस की आवश्यकता होती है, जो ITCZ ही प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में ITCZ शायद ही कभी पहुंचता है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात की गई थी। यह क्षेत्र हमेशा भूमध्य रेखा के उत्तर में बना रहता है, जिससे दक्षिण में चक्रवात पैदा करने वाली हलचल शुरू नहीं हो पाती है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी यानी कि हाई वर्टिकल विंड शेयर, इन क्षेत्रों में वायुमंडल के ऊपरी और निचले स्तरों के बीच हवा गति और दिशा में बहुत अधिक अंतर होता है, ठीक है, जिसे विंड शेयर कहते हैं, ठीक है। उच्च विंड शेयर कभी भी उभरते हुए तूफान की संरचना को बनने से पहले ही नष्ट कर देता है। समुद्र की सतह का तापमान, ठीक है, समुद्र की सतह का तापमान भी एक मेजर फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत में ठंडी समुद्री धाराओं की बात कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। भारत के राज्यों को निम्नलिखित, ठीक है, तो क्या है? भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आई होप सभी को इसका आंसर जबान पे रटा होगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे, आप लोगों को आंसर सभी को इसका पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब पता है तो एक बार ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप भारत की उत्तर से पूर्व मतलब पश्चिम से पूर्व तक की विड्थ क्या है, और उसके बाद उत्तर से दक्षिण तक की, ठीक है, लंबाई क्या है, और साथ ही इसके पॉइंट बताओ कि कहाँ पर खत्म होती है। भारत की मुख्य भूमि की बात बताओ और पूरी भारत की संपूर्ण भूमि की भी बात बताओ, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। मेरा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं लाई तो हूँ डिटेल, पर मैं खुद पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन 1, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
स्टेटमेंट 2, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित यानी कि इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो ना एक ना ही दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे देने की कोशिश करिए। तो आई होप मुझे पक्का पता है कि आप सभी लोगों को इसका भी आंसर पता ही है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही हैं। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन डी पर। ठीक है, अब हम लोग बात डीपीएसपी की कर ही रहे हैं, तो थोड़ा बताओ ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए, मतलब कौन से अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद तक दिए गए, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद तक दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार, ये सारे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो फॉर योर रिवीजन, मतलब अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे सारी चीज़ें तो आप लोगों का दिमाग बहुत देर तक उन चीज़ों को रिकॉल कर पाने में सक्षम होगा, और एक बार लिख के तो देखो, पता तो चले कि आप लोगों को कितना याद आ रहा है उन सब में से। और अगर याद आ रहा है, एक बार टाइप कर रहे हो तो संडे का बटन भी दबा देना, काम हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 8 मूल उद्योगों की सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, तो भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिसपे भारत की सारी इकोनॉमी टिकी हुई है। ठीक है, तो उन 8 कोर इंडस्ट्री में पूछा गया है कि किसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को बताना है कोयला, विद्युत, उर्वरक और इस्पात, यानी कि कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर या फिर स्टील। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग, बाकी मैं पढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए 8 कोर इंडस्ट्रीज लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर विद्युत उत्पादन सही है। ठीक है, अब बोलोगे कैसे, तो देखो एक बार कैसे। देखो 8 कोर इंडस्ट्री ये है, पहला कोर, अब इसका वेटेज देख रहे हो 10.33%। ठीक है, क्रूड ऑयल 8.98%, नेचुरल गैस 6.88%, रिफाइनरी 28.04%। ठीक है, स्टील 17.92%, सीमेंट 5.37%, फर्टिलाइजर्स 2.63% और इलेक्ट्रिसिटी 19.85%। तो आप लोग तो बोलोगे कि मैम इसमें तो रिफाइनरी सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो आप लोगों ने आपने इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में क्यों दे रखा है? देखो अब क्वेश्चन में क्या कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन में तो रिफाइनरी का ही क्या बोलते हैं ऑप्शन है ही नहीं, उन्होंने शुरुआत ही विद्युत से की है। ठीक है, तो हम लोगों के बाद रिफाइनरी के जस्ट बाद तो इलेक्ट्रिसिटी ही सेकंड नंबर का हाई वेटेज वाली इंडस्ट्री आ जाती है। थर्ड नंबर पर कौन है? स्टील है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग आंसर सही लगाया है। ठीक है, क्योंकि इन ऑप्शंस में से विद्युत ही सबसे ज़्यादा अपना वेटेज रखती है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर अगर याद करना, अगर क्या मतलब ये याद करनी है आप लोगों की जबान पर, 8 के 8 कोर इंडस्ट्रीज रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रिफाइनरी, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टील। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ की बात करें, एक मिनट, फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो ये कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, ठीक, फिर सीमेंट और फिर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता हो चुका है। हम लोग अब 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग करता है और वनस्पति से युक्त अनूप यानी कि स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा भी देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भितरकनिका, ऑप्शन बी केवल लामजाओ, ऑप्शन सी केवलादेव घाना नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन डी सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता ही है। ठीक है, तो अब चलिए मैं भी बता देती हूँ, ऑप्शन बी इसका सही है, केवल लामजाओ। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग अब नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। मेजर नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हम लोगों का है। प्रेजेंट टाइम पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितने नेशनल पार्क है इस टाइम पर, 106 से 107। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट और सबसे न्यूएस्ट, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। तो अब देखो, अगर हम लोग बात अपने भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक करें तो स्टेट वाइज नेशनल पार्क थोड़ा डिवाइड है, एक बार पढ़ लो। ठीक है, हो सकता है यहीं से आप लोगों को चीज़ें थोड़ा फिर से रिवाइज हो जाए। अगर हम लोग बात सबसे ऊपर करें लद्दाख की, ठीक है, तो लद्दाख में ओनली वन है, कौन सा? हेमिस। ठीक, और ये सबसे पहला है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब लद्दाख के जस्ट नीचे इधर कौन सा स्टेट आता है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो, पर इमेज तो क्लियर है, दिख रहा होगा।
ठीक है, एक बार मैं फिर से जूम कर दे रही हूँ, अब और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 5 है। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, ठीक है, इंदर किला, खीर गंगा और सिम्बाल बारा। ठीक है, तो ये 5 ऐसे याद रखना। अब ये 5 में पांचों याद करने की जरूरत नहीं, पिन वैली याद रख लो, ठीक है, और खीर गंगा याद कर लो। ग्रेट हिमालयन तो हिमालय से आप लोग पता, हिमाचल प्रदेश से पता होगा ही आप लोगों को। ठीक है, फिर अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो इसमें क्या है कि दुधवा ओनली वन, दुधवा ओनली वन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर सिक्किम में कौन है? ठीक है, तो सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे याद करो, जिम कार्बेट, गंगोत्री। ठीक है, देखो जिम कार्बेट को लेकर क्वेश्चन बन चुका है, गंगोत्री को लेकर क्वेश्चन बन चुका है, फिर गोविंद, नंदा देवी, राजा जी बस क्वेश्चन बन चुका है, और वैली ऑफ फॉरेस्ट इसको भी लेकर क्वेश्चन बन चुका है। तो उत्तराखंड के जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। फिर अरुणाचल प्रदेश में माओलिंग और नामदफा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना प्लीज़। लोकेशन याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन ही है, मैं बार बार बता रही हूँ, इसीलिए मैं पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है, नामदफा याद रखोगे। फिर असम में डिब्रू सेखवा, उसके बाद दिहोंग पुटकई, फिर रायमोना, फिर काजीरंगा, फिर मानस, फिर नामेरी, फिर औरंग। ठीक है, तो औरंग याद रखना, काजीरंगा सभी को पता है क्यों फेमस है, और ये भी पता है। ठीक है, उसके बाद मानस आप लोगों को ये पता है। ठीक, तो इतने आप लोगों को याद रखना जरूरी। अगर एक और ध्यान में रख सकते हो तो डिब्रू सैखोवा को याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नागालैंड में आते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही है, इंटाकी। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद मेघालय में कौन कौन से? बालफक्रम, और उसके बाद नोकरेक, तो नोकरेक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उसके बाद मणिपुर में केवल लामजाओ, जो कि अभी क्वेश्चन में आया था। ठीक, उसके बाद सिरहोरी। ठीक है, तो ये आप लोग मणिपुर में याद रख सकते हो। फिर त्रिपुरा में कौन कौन से? त्रिपुरा में क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड, एक उसी के नाम से है, और दूसरा बिसौन। ठीक है, तो ये त्रिपुरा के लिए। फिर मिजोरम में इसी तरह देख सकते हो, मुरलैन और क्या, पौन पुई। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल में बुक्सा। ठीक है, और गोरुमारा, फिर नेवरा वैली, फिर सिंगालिया, फिर सुंदरबन, उसके बाद जल्दापारा। ये आप लोग वेस्ट बंगाल में याद रख सकते हो, जल्दापारा इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन पता ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर याद रखना है तो सिंगालीला याद रख लेना। ठीक है, फिर झारखंड में बेतला। ठीक, छत्तीसगढ़ में क्या है? इंद्रावती, कंगार वैली और गुरु खासीदास। ठीक, तो गुरु खासीदास और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में याद रखोगे। उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल दो के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करना, ये हमेशा आप लोगों की जबान पर रटे होने चाहिए। ठीक, फिर तेलंगाना में कौन कौन सा है? खासू, ब्रह्मनंदा रेड्डी। ठीक, उसके बाद महावीर, हरीना और वनासाथाली, और उसके बाद मुरुगावनी। ठीक है, तो ये तेलंगाना में याद रख सकते हो। उसके बाद आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापी कोंडा। ठीक है, तो ये आप लोग पापी कोंडा याद रखना बस। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार में एक बार देख लो। ठीक है, कौन कौन सा? कैम्बेल बे। ठीक है, उसके बाद गलेतिया। ठीक, तो गलेतिया इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, पिछले एक साल के करंट अफेयर में न्यूज़ में रहा है 2-3 बार। ठीक है, उसके बाद क्या है? महात्मा गांधी मरीन। ठीक है, मिडिल बटन आइसलैंड, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन। ठीक है, रानी झांसी मरीन। ठीक, तो इसको थोड़ा याद रख सकते हो। उसके बाद सैडल पीक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है। फिर साउथ बटन। ठीक है, तो ये हो गए अंडमान निकोबार के। आंध्र के आप लोगों को मैंने पढ़ा ही दिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के एक बार फिर से देख लो, शायद मैंने नहीं पढ़ाया, तेलंगाना तक पढ़ाया इधर। तो आंध्र प्रदेश में क्या है? श्री वेंकटेश्वर, मैंने पढ़ा दिया भैया आंध्र प्रदेश का। उसके बाद तमिलनाडु में क्या है? ग्वेंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार याद रखना प्लीज़। ठीक, फिर इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद मुदुमलाई, फिर मुखुरथी। ठीक है, इतना छोटा है कि मुझे भी नहीं दिख रहा है, मतलब दिखने में तो क्लियर है पर पढ़ने में इतना छोटा है, वो आ नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद केरला क्या है? अनामुड़ी 16। ठीक है, उसके बाद इराविकुलम याद रखना प्लीज़। उसके बाद क्या है? माही खेतम 16। उसके बाद पंबादम 16। फिर पेरियार याद रखना। उसके बाद साइलेंट वैली याद रखोगे। ठीक है, तो ये याद रखना, बाकी 16 बोला भूल सकते हो। उसके बाद कर्नाटक, एक बात याद रख लेना कि 16 से बाकी जो 3 बचे हैं वो 16-16 करके हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो केरल आप लोग याद रख सकते हो।
ठीक है। फिर कर्नाटक में अंशी, बांदीपुर, ठीक है। उसके बाद बेन्नार घाट, उसके बाद कुंदरमुख, उसके बाद राजीव गांधी, ठीक है। तो ये कर्नाटक में याद रखोगे। गोवा में एक ही है, महावीर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा है, ये इसमें 6 रखे हैं, पर 9 से ज़्यादा वो नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। तो ये 6 देख लो एक बार। कौन सा? चंदौली, ठीक है। उसके बाद गुगमाल, फिर नावेगांव, फिर पेंच, फिर उसके बाद संजय, फिर टाडा, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। एक कान्हा भी है, मुझे याद आ रहा है कान्हा, ठीक है। तो और भी हैं आप लोग, अब 2 बचे हैं, मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। उसके बाद गुजरात में वनसंदा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्लैक बक, फिर गिर, फिर मरीन, ठीक है। और भी है गुजरात में, एक बार देख लो। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन सा? हाँ, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। महाराष्ट्र में इतने ही हैं, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की बात हो रही थी। कान्हा जो मैंने बताया था वो सॉरी मध्य प्रदेश में बताया था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में इस टाइम सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कौन कौन सा? बांधवगढ़, फॉसिल, ठीक, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुरा, वेन विहार, फिर डायनासोर, फिर कूनो, ठीक। तो इतना याद रखना। कूनो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इतना याद रखोगे। पन्ना याद रखोगे, कान्हा याद रखोगे, ये सारे। बांदीपुर याद रखना, पेंच याद रखना, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में मुखंदरा हिल्स, डिजर्ट, ठीक है, केवलादेव, ठीक है। उसके बाद रणथंबोर, फिर सरिस्का। उसके बाद हरियाणा में इसी तरह याद रखोगे कालेसर और सुल्तानपुर। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा? सिटी फॉरेस्ट ऑफ सलीम अली, फिर डाचीगम, फिर ठीक है किश्तवाड़, और उसके बाद काजीनाग। तो इतना याद रखना। आई होप अब आप लोगों को नेशनल पार्क थोड़े बहुत चीज़ें समझ में आई हैं। बाकी आप लोगों के रिवीजन पर डिपेंड करता है चीज़ें, ठीक, कितना आप लोग रिवीजन कर सकते हो। अगर ये हम लोग बात करें कि नेशनल पार्क की यूपीएससी 2026 के लिए इमेज थोड़ा ब्लर है, पर एक बार देख लो। फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी, हैबिटाट, एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। डेफिनेशन नेशनल पार्क की क्या हो जाती है? व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जो एरियाज को नोटिफाई करता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। उसको क्या है? उस पर रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और नो ग्रेजिंग एंड नो ड्वेलिंग होती है। तो वो नेशनल पार्क में कवर किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लीगल बेसिस की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, तो इसमें की सेक्शन होते हैं 35 क्लॉज 1 ऑफ फॉर डिक्लेरेशन, फिर सेक्शन 38 क्लॉज 1 फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से डिफरेंट होती हैं। आप लोग आर्टिकल देख ही रहे हो, 38 का क्लॉज 1 और 35 का क्लॉज 1, ठीक है। इसके हिसाब से ये डिफरेंट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नॉर्दर्न की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया ये कि नॉर्दर्न इंडिया ऑफ हिमालय में डाचीगम, हेमिस, जिम कार्बेट, ठीक है, राजा जी, नंदा देवी, ठीक। तो ये सारे, और फ्लावर ऑफ वैली, तो ये सारे नॉर्दर्न में गिने जाते हैं। इंक्लूड स्टेट, इनके स्टेट भी, ठीक है। यूनिक फोना लाइक लेपर्ड और हंगुल वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख सकते हो, दिमाग में बसा सकते हो। उसके बाद सेंट्रल इंडिया एंड एरड पिजन्स में बांधवगढ़, रणथंबोर, गिर, कान्हा, सतपुड़ा, ठीक। और इनकी डिटेल्स में देखा जाए तो टाइगर पॉपुलेशन की वजह से ये न्यूज़ में रहते हैं, लैंड कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न में अगर हम लोग बात करें तो काजीरंगा, मानस, केवल लामजाओ, ठीक है, नामदफा, सुंदरबंस, मेंशन स्पीसीज लाइक वन हॉर्न राइनो, ठीक है। वन हॉर्न राइनो आप बता ही दो कि कौन से नेशनल पार्क में फेमस है। उसके बाद संगाई डियर, गोल्डन लंगूर भी बता सकते हो कि कौन से नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर मैंग्रोव्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बताइए प्लीज़, पूछा भी जा चुका है। और उसके बाद टाइगर, ठीक है। तो मैंग्रोव्स के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन जानते हो किस तरह का आया है? शायद मैंने सॉल्व भी करा है, पर एक बार देख लो कि 3 नेशनल पार्क के नाम थे, नहीं 3 नेशनल पार्क नहीं, 3 लोकेशन के नाम थे, ठीक। और उसमें चौथा था सुंदरवन, ठीक। और सबके सामने दिया था कि इन सबके सामने क्या पाया जाता है? कोरल रीफ्स, ठीक है। तो ये आप लोग सोच सकते हो कि कोरल रीफ्स अब कहाँ कहाँ पर है, और इन चारों में से गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ, और उसके बाद, ठीक है, इसी तरह एक और था, और उसके बाद सुंदरवन था। सुंदरवन के सामने क्या कोरल रीफ लिखा था, तो कोरल रीफ वो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर मैंग्रोव है। मैंने क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आप लोगों को आंसर ही बता दिया, ठीक है। चलो
साउदर्न इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स में अगर हम लोग बात करें तो बांदीपुर, नागरहोल, पेरियार, साइलेंट वैली, ठीक है, मुदुमुलाई, स्पीसीज लाइक एलिफेंट, मालाबार, जियांट स्क्वायरल और रेन फॉरेस्ट। तो जियांट स्क्वायरल को याद रख लेना एक बार से, ठीक है। फिर हैबिटाट, एंडेजर्ड स्पीसीज एंड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स में क्या है कि ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है, और फर्स्ट नेशनल पार्क, स्टेट विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, ये आप लोग याद रखोगे। फिर नेशनल पार्क विथ मल्टीपल डिजाइनेशन, ठीक है, इंजाइनेशन याद रखोगे। बायोस्फीयर रिजर्व एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद रखोगे उसकी। फिर स्पीसीज इन डेंजर, ठीक है, इंट्रोडक्शन और प्रोग्राम, ठीक है। एग्जाम स्ट्रेटेजी, मैथ्स, करंट अफेयर, ये आप लोग इतना याद रख सकते हो। इस मैथ के माध्यम से मैंने आप लोगों को बहुत कुछ इस क्वेश्चन में पढ़ा दिया है, ठीक है। अब टाइम हो चुका है आज का, बाकी की चीज़ें मैं कल कवर करूंगी। एक लास्ट क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, स्वायत्त संस्था है, बात याद रखना। NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत के प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं के अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने वाली एक पहल है। कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से इसका कमेंट कर दो, ठीक है। और मैंने आज 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर अगर मुझे सभी के द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखे मिले, ठीक है, तो कल से आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन और विथ उसका एक्सप्लेनेशन आता रहेगा, ठीक है। वरना फिर आप लोग सोच ले लो, ठीक है। फिर मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इतना करना चाहिए। अगर आप लोग आ रहे हो तो अपना फर्ज तो निभाओ, ठीक है। तथ्यों पर विश्लेषण, ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। भारत सरकार के वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, DST अधीनस्थ एक स्वायत्त संख्या है, DST के अधीन, और इसकी स्थापना 2000 में जमीनी स्तर पर की गई थी। नवाचारों और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और कथन 2 गलत है, क्योंकि NIF का मुख्य उद्देश्य विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग करना नहीं है, बल्कि भारत के ग्रामीण स्थानीय क्षेत्रों में आम लोगों को द्वारा किए गए जमीनी नवाचारों को पहचानना है, ठीक है। तो ये हो गया आज का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ आप लोग अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, CSET को मत इग्नोर करना, अभी भी टाइम है, ठीक है। उसके बाद GS का अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देना। बाकी मेरे चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अपने सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। बाकी हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, ठीक है। आगे के क्वेश्चन कल फिर से पढ़ाए जाएंगे, ठीक, बाय बाय।